हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आज हम आपके सामने जो बात करने वाले हैं विच इज नन अदर देन इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए एक तो मैं स्वयं सम्माननीय और दूसरे मेरे आदरणीय नवीन सर आपके सामने हैं। और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सर क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप थोड़ा सा बताएंगे। आज जो बच्चे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जे मेंस हमेशा पूछ रहा है। मतलब हर साल मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बात कर रहा हूँ टॉपिक्स की। किस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार बने हैं, मतलब 90 टू 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फिजिक्स की बात कर ले तो फिजिक्स में जो आ रहा है टॉपिक, पहला टॉपिक बोल देते हैं बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी बच्चों केमिस्ट्री के अंदर भी है, फिजिक्स के अंदर भी है, तो बोहर थ्योरी से जरूर देख लेना। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं लेमन बाल्मर पाचन वाले जो होते हैं वो वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें रेडियस इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों देखो R इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि एम बी बाई क्यू बी लगे। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट दे देगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, मोमेंटम कांस्टेंट दे दिया तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा देना, फिर रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा क्यू। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों क्यू। इसी तरह से तुम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दे दिया तो क्या दे दिया, फिर काइनेटिक एनर्जी को Q into V लिख के वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये बोलते वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या रेशियो होगा रेडियस का, अल्फा फेंक दिया, अल्फा फेंक दिया, प्रोटॉन फेंक दिया, इस तरह से रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से ये टॉपिक आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाईडीएससी। वाईडीएससी के क्वेश्चंस को बच्चों देख लेना, छोटा सा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, यहां से बन रहे होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म देखो, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट तो हटा दिया गया है, तो मैग्नेटिज्म में बचता क्या है, एक तो टेंजेंटो गैल्वेनोमीटर और एक बच्चों मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर से क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक को जरूर देख लेना, मैग्नेटोमीटर को। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रिज्म वाले पार्ट को देख लेना बच्चों। प्रिज्म से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि एंगल क्या होगा जिससे कि पक्का टीआईआर करेगा, कब टीआईआर जरूरी है करेगा, कब टीआईआर जरूरी नहीं करेगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब क्या कंडीशन हो मस्ट बी टीआईआर हो, क्या कंडीशन हो मस्ट नॉट बी टीआईआर हो, इस तरह के क्वेश्चंस प्रिज्म वाले पार्ट से बनते हैं। उसको देख लेना, उसके ग्राफ्स को देख लेना। ठीक है, डायमेंशंस फार्मूला के क्वेश्चन बच्चों, डायमेंशन फार्मूला खुद एक पूरा चैप्टर है, तो मैं टॉपिक में क्यों लिया हूं, छोटा सा चैप्टर है बच्चों, इसको आप पूरा देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, एक क्वेश्चन का आना तय है, छोटा सा टॉपिक है, जरूर देख के जाना। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बन रहे होते हैं बच्चों, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख के जाना। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बच्चों क्वेश्चन बनता है। अगेन ये केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी है, तो दोनों तरफ एडवांटेज रहता है। ये चैप्टर गलती से भी मत छोड़ना। अगेन ये चैप्टर है लेकिन बच्चों छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसके क्वेश्चंस को जरूर देख के जाओ, इसके ग्राफ को जरूर से देख के जाओ। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटा या आधा घंटे में आप रिवीजन करना चाहो तो हो जाएगा। ठीक है ना, ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स बच्चों देखो, ग्राफ तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मैथ में भी देखोगे, केमिस्ट्री में भी देखोगे और फिजिक्स में भी देखोगे, तो ग्राफ जो है काइनेमेटिक्स वाले पार्ट का जरूर देख लेना। कभी कभी वीएक्स का ग्राफ दे देता है, एक्स पूछ देता है, बीटी का ग्राफ दे देता है, एक्सटी का ग्राफ पूछ देता है, या ऐसे ग्राफ के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इक्वेशन से ग्राफ बनाना, ग्राफ से इक्वेशन बनाना, ये तुम्हें आना चाहिए। लॉजिक गेट के क्वेश्चंस को देख लेना बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, जरूर देखे जाना। जिनर डायोड, हो सकता है दोनों से एक क्वेश्चन आपको दिख जाए, जिनर से भी एक क्वेश्चन, लॉजिक गेट से भी एक क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर उठा के देखो, छोटा सा टॉपिक का क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर ले तो बच्चों देखो, अगर रोटेशनल तुम्हें टफ लगता है तो रोटेशनल से कुछ टॉपिक जरूर करके चले जाओ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन में भी अगर दिक्कत हो रहा है तो वो सब देख लो। इंक्लाइन प्लेन पे सिलेंडर छोड़ दिए, हॉलो स्फीयर छोड़ दिए, सॉलिड स्फीयर छोड़ दिए, कौन पहले नीचे गिरेगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना होगा। ठीक ना, उसके बाद एलसीआर सर्किट बच्चों देखो, एलसीआर सर्किट अगर ढंग से जानते हो तो सीआर सर्किट हो गया, एलआर सर्किट हो गया, एलसी सर्किट हो गया, ये सब भी तुम जान जाओगे। इसी के बेस पे सब कुछ पूछा जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट को जरूर देख के जाना। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कौन आगे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, करंट अगर लैग कर रहा है वोल्टेज से तो कौन सी सर्किट पॉसिबल है,
तो पूरा एलसीआर सर्किट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक वेक्टर पे। वेक्टर के बेसिक क्वेश्चन को देखना चाहता हो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि तुम वेक्टर तो पढ़ के जाओगे ना वैसे भी, तो वेक्टर तो तुम्हें वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा तो इनडायरेक्टली इसका यूज तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर से अगेन ये चैप्टर है। चैप्टर को क्यों काउंट किया, क्योंकि बच्चे से तीन टॉपिक्स हैं, तीन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट, एक है तुम्हारा बच्चों इक्वेशन से एक बन सकता है, और तीसरा जो है बच्चों इंटेंसिटी वाले बन सकते हैं, जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर सी वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बन सकते हैं। तो तीन तरफ से बच्चों ये तीन क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस है, उसमें से एक का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, हो सकता है दो भी बनाया जा सकता हो, ठीक है। तो इस चैप्टर को जरूर देख लेना। फिर उसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट में आता है टीआईआर। एक बच्चों टीआईआर वाले पार्ट को देख लेना, टीआईआर कौन सा कलर कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, टीआईआर से क्वेश्चन बनते हैं ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो इसको देख लेना। डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अगेन वही जैसे r इक्वल टू mv बाई क्यूब में वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या होगा, सेम है तो क्या होगा। सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी है बच्चों, प्रोटॉन और अल्फा को फेंकेगा, बोलेगा एनर्जी सेम है तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से। यहाँ से इसको जरूर देख के जाना। ग्रेविटेशन से बच्चों क्वेश्चन बनता है नहीं, ये चैप्टर है ग्रेविटेशन, फिर क्यों डाले टॉपिक बोल के, क्योंकि ग्रेविटेशन बच्चों बहुत छोटा चैप्टर है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हो तो ग्रेविटेशन में कुछ भी नहीं बचता फिर तो, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक बहुत छोटा चैप्टर है, दो क्वेश्चन बहुत बार देखे गए इससे आए हैं, मतलब 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है, और इससे दो क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं, तो जरूर देख के जाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम और कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे एक तो कैविटी प्रॉब्लम का हो गया, और एक हो गया बच्चों जहाँ पे मासेज होते हैं कोऑर्डिनेट पर रखे रहते हैं, या फिर कोई शेप होता है, टी शेप हो गया, एफ शेप हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा होता है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब था जो फिजिक्स में क्वेश्चन जहां से बनने की फुल चांसेस है। दिव्यांशु सर बताएंगे आपको कि केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, ठीक है। तो जहां से क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को जरूर करके जाना। तो दिव्यांशु सर। तो बच्चों हम लोग अभी केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक अगर हम ऐस कर लेते हैं तो जहां पर हमें बिल्कुल विन विन सिचुएशन में रहने वाले हैं। सो व्हाट आर द टॉपिक्स। सो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए चैप्टर्स के वाइज सेग्रीगेट करा है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपके सामने चैप्टर्स हैं, यू गाइज आर वेल अवेयर, ये सारे की सारे 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म का चैप्टर है, इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन देखा जाता है तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोल के अंदर मोल कैलकुलेशन के बारे में पूछ लेता है कई बार, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये डायरेक्ट भी पूछेगा, इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। आप समझ गए होंगे, जैसे एसटीपी पे आपको एक पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम दे दिया है या एनटीपी पे दे दिया है तो आपको मोल निकालना है। इसके अलावा हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर मोलरिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, डेंसिटी को यूज करके मोलरिटी का कैलकुलेशन करना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मोल कांसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म एक ऐसा चैप्टर है, अगर क्वेश्चंस कम भी देखे जाते हैं तो कई बार ये होता है कि जो आगे के फोर्थ कमिंग चैप्टर्स हैं उन सभी के अंदर उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली मतलब इनकी टर्मिनोलॉजी का यूजफुल रहता है। तो ये चैप्टर तो मतलब ये मान लीजिए ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरा चैप्टर हम देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर होने को तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर बच्चों इसके अंदर देखते हैं ना हम लोग, तो इसके अंदर बेटा बोहर जो एटॉमिक मॉडल है या बोहर थ्योरी में बोलूंगा, ठीक। साथ के साथ इसके अलावा क्वांटम नंबर्स, बोहर थ्योरी या बोहर का जो भी मॉडल है अपना, जहां पर वेलोसिटी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, रेडियस कैलकुलेशन, ये हमें आना चाहिए। इसको यूजफुल करके हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो बोहर थ्योरी इसलिए हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चली जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसके अंदर हम पूछते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, तो ये चैप्टर हमें उस हिसाब से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में एक मिस्टेक और होती है कि कई बार हम लोग यूनिट में प्रॉब्लम कर जाते हैं, तो इसमें बेटा आपको यूनिट में कहीं भी मात नहीं खानी है। तो जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो यूनिट जरूर मेक श्योर कर लीजिएगा, ठीक। तो मोल कांसेप्ट के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें चेक कर लिया।
नाउ श्रोडिंगर भी पूछा जाता है एटॉमिक के अंदर, लेकिन श्रोडिंगर जी एडवांस के हिसाब से ज्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आपको पता है दो तरह का चैप्टर है, यहाँ पर दो पार्ट में आता है, एक तो आता है केमिकल बेटा और दूसरा आता है हमारे पास आयोनिक। जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है दैट इज नन अदर देन एक्सप्रेशन। अरे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है यार, उसका के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए हम लोग कैसे उसको डिराइव करते हैं। मल्टीपल रिएक्शंस के बेसिस पे वो वेरी कर जाता है। इसके अलावा हमारे पास बेटा केपी एंड केसी के अंदर रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप आप लोग समझ रहे होंगे। तो केपी एंड केसी के बीच की रिलेशनशिप हमें निकालनी होती है, केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये हमें समझ आना चाहिए। इसके अलावा डेल्टा एच कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। एंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्सप्रेशन बेस्ड अपॉन के इक्विलिब्रियम, ये समझ में आ जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट यूज होता है आयोनिक में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली आयोनिक से। तो आयोनिक के अंदर जो पॉइंट आ जाता है आपके पास एसिड, या मैं बोलूं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास बफर थ्योरी आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो तो मतलब आयनिक के अंदर आपको मतलब मस्ट ही है, ये तो आना ही चाहिए। तो ये आप इसके अंदर यहाँ पे कवर अप करके चले। एंड थर्मोडायनेमिक्स को आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, थर्मो 1, थर्मो 2 एंड नॉट थर्मो 3, इट इज थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। नाउ थर्मो 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है बेटा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, डेल्टा एच जो भी आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, इसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम ये रहता है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यहाँ पर साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम रहती है। तो ये बात आपको गौर करनी है कि फिजिक्स में फिजिकल रेफरेंस पे पॉइंट पे बात करते हैं और केमिस्ट्री में केमिकल के रेफरेंस से हम बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। एंड थर्मो 2 के अंदर हमारे पास डेल्टा एस का कैलकुलेशन, डेल्टा जी का कैलकुलेशन, ये हमसे पूछा जाता है। डेल्टा एस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NCP-ln-T2y-T1 plus NR-ln-V2y-V1। सिमिलरली NCV-ln-T2y-T1 and NR-ln-V2y। तो सीपी के टर्म लेंगे तो प्रेशर लेंगे, सीवी लेंगे तो आपका वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शंस दे देता है, ठीक। रिएक्शंस के हिसाब से आप लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, बस ये वाले फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये यहां से आपने सीखा, यहाँ पे डेल्टा एच भी आप लोग निकालना सीखते हैं, इसमें फर्स्ट में भी, सेकंड में भी एंड थर्ड। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हमारे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें ये वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे डेल्टा एच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, अलग अलग प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए, है ना, ये आपसे पूछा जाता है, खासकर एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल, बस ये ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। नाउ ये आपकी 11th का फिजिकल का पोर्शन आप कंप्लीट करते हो। वंस इट इज डन, नाउ यू विल प्रोसीड फॉर द 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़े सर? पूरी पीरियोडिक टेबल रटी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ट्रिक वाइज, नेम वाइज। कोई पर्टिकुलर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया गया, आपसे पूछ लिया कि बताओ बेटा कि 86 कहां पर पाया जाता है, कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में, बताओ बेटा 57 कहां पे पाया जाता है, कौन से ग्रुप कौन से पीरियड कौन से ब्लॉक में, कुछ भी पूछ सकता है, पूछ लेगा। रुथेनियम कहां पे मिलेगा, ओस्मियम कहां पे मिलेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक आपको पता होना चाहिए। सर इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, कैसे याद करेंगे? तो बेटा आपको ट्रिक बताई गई होंगी कि कैसे आपको एक पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर एक फॉर्मेट में याद कर लेना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास आ जाती है, तो एक तो हमारा हो गया यहाँ पे ग्रुप नंबर, ग्रुप एंड पीरियड नंबर, ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, तो आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर पीरियोडिक टेबल में आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा ज्यादा से ज्यादा। एंड केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये मान लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बादशाह है। और यहाँ केमिकल बॉन्डिंग के अगर देखा जाए बेटा, तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी, ठीक है, बेंड्स रूल जिसके बेसिस पर आप लोग बॉन्ड एंगल एंड
बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इनकी कैलकुलेशन करते हैं, किसका ज्यादा किसका कम, तो बेंड्स रूल के हिसाब से चेंज होती है VSEPR की थ्योरी की, परसेंटेज कैरेक्टर, परसेंट पी कैरेक्टर, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक, डाइपोल मोमेंट, VSEPR थ्योरी के बेसिस पर ही डाइपोल मोमेंट एंड MOT, बस ये कर लिया केमिकल बॉन्डिंग मुट्ठी में। एंड आफ्टर देन वी आर कमिंग टू एस लॉग, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जनरली देखा जाए तो, मैक्स टू मैक्स एक या कभी कभी दो, कभी पूछ लिया तो, ज्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेडिक्टेबल केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका 11th का IOC पार्ट खत्म। आ जाते हैं 11th OC पे। वाओ, वी हैव डन फिजिकल, वी हैव डन इनऑर्गेनिक, वी आर हैविंग ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए IUPAC किसी भी कंपाउंड का नाम के बिना आप ऑर्गेनिक को जी भी नहीं सकते। अगर ऑर्गेनिक को अपने नस नस में बैठाना है तो IUPAC को जीत कर जाना है। तो IUPAC के अंदर आपको जो जनरली पूछा जाता है तो ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक, ओपन चेन एंड साइक्लिक, खासकर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी रहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी रहते हैं एंड सब्स्टिट्यूएंट भी रहते हैं। बस एक नॉर्मल टाइप का नेम, कुछ ज्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है। जैसे अपन पूछें कि इस तरह का एक कंपाउंड आ गया मान लो, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम, नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। तो आपके पास नॉर्मल वाला जिसके अंदर ओपन चेन रहे, ये साइक्लिक रहे, फंक्शनल ग्रुप रहे, ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल पूछता है। IUPAC पूछेगा, यहां नहीं तो आगे कंपाउंड में यूज होगा, आगे की रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होगा। IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। अगला हम बात करते हैं GOC की। अब GOC के अंदर क्या करें सर, बेटा IUPAC GOC आइसोमेरिज्म, इनके बिना ऑर्गेनिक हिलेगी भी नहीं। अगर ऑर्गेनिक को झकझोर के रख देना है ना तो ये तीनों करके जाना है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, अगर बात करते हैं इंटरमीडिएट की तो भाई साहब कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, प्लस आई, माइनस आई, रेजोनेटिंग इफेक्ट, इन सभी से देखी जाती है। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हमें देखना है, ठीक। इसके अलावा इनके सारे इफेक्ट यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट, हम बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, एंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। और इस एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं पर होता है तो SIR एंड SIP रूल को हमें एस करना होगा, तब जाके इस एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पर भी हम लोग प्रॉपर कमांड ले पाएंगे। तो ये हमें देखना ही होगा एट एनी कॉस्ट। ये हमारा वंस इट इज डन। एंड रेजोनेंस, वो तो फंडामेंटल टॉपिक है ही, जब मीजोमेरिक पढ़ोगे तो रेजोनेंस समझ में आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना, रेजोनेंस के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछ लेगा, या आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें यूज होने वाला है। ये हमें बेटा आना ही चाहिए। हम सोचे इसके बिना जी लेंगे, नहीं, ये हमारे रोटी कपड़ा मकान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC GOC आइसोमेरिज्म रोटी कपड़ा मकान है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जिंदा नहीं रह सकते। बात करते हैं इस GOC के अंदर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ये तो हमारे मस्ट ही है, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, ये जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअल में तो एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन के बारे में है। लेकिन इसकी कई सारी रिएक्शन आपको 12th के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर ये चैप्टर कर लिया तो 12th के अंदर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा पढ़ने में। तो जैसे मैं हाइड्रोकार्बन के अंदर बोलूंगा कि सर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा सबसे पहले तो एक तो आ जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब ये आपको समझ में ही आना चाहिए कि SN1, SN2, SNI ये रिएक्शन कौन सी होती है, SNNGP, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एलिमिनेशन में E1, E2, E1CB, ठीक, ये रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, ये रिएक्शन। क्योंकि क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि ये E1 से होगी, E2 से होगी, समझ में आना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना ही पड़ेगा। फिर कुछ नेम रिएक्शन आ जाती है, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, फिटिग रिएक्शन हो गई, ठीक, एंड लसानी टेस्ट हो गया। कौन सा टेस्ट, लसानी टेस्ट, ठीक, ये आपके टेस्ट हो गए। ये आपको कुछ अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, ठीक। हाइड्रोकार्बन हमारा मोटे मोटे तौर पे हो जाएगा। देन आफ्टर 11th डन,
Yes, 11th done. We have come to 12th now. 12th now, chemical kinetics, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर, हाईली इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं। टी हाफ कैलकुलेशन फॉर एनी ऑर्डर एंड आपको nth ऑर्डर की इक्वेशन, ये कर लिया बस काम हो गया। एंड कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी पूरी नहीं, मैं बोलूंगा कि इसके अंदर आप डेल्टा एच कैलकुलेशन, ठीक है, दो इक्विलिब्रियम, दो रेट कांस्टेंट के बेसिस पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ एंड nth ऑर्डर की इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर दोनों ही आने चाहिए, बस बहुत है, काफी है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन, पहला पॉइंट तो यही आ गया कि कोई भी तो आपको सॉल्यूशन दे देगा, पूछ लेगा आइडियल है कि नॉन आइडियल है, और फिर उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव संपत्ति, कौन सी संपत्ति, कॉलिगेटिव संपत्ति, इसको समझने के लिए आपके पास आ जाता है डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, ठीक है ना, एंड आरएल वीपी, ये आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ना ही पड़ेगा। एंड वांट ऑफ फैक्टर, बस हो गया काम, लेकी और पूछ पूछ, लिक्विड सॉल्यूशन डन, ऑलमोस्ट डन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए क्या पढ़ना है सर लैम्डा एम का कैलकुलेशन क्या होगा, कोलराउश लॉ क्या होगा, कोलराउश लॉ पढ़ना होगा, नर्स्ट इक्वेशन पढ़नी होगी, नर्स्ट इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल एन क्यू आपको पढ़ना ही होगा। बोले सर इतना सारा पढ़ना है, भाई साहब आईआईटी दिल्ली के अंदर अगर कोई पैकेज लग रहे हैं 4 करोड़ 5 करोड़ के, तो बच्चे मेहनत करके बनते हैं, इतनी मेहनत हमें करनी तो पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये अगर कर लिए तो कॉन्फिडेंस काफी हद तक हमें बूस्ट मिलेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वंस इट इज डन एंड हम लोग ई सेल कैलकुलेशन करते हैं, ई सेल कैलकुलेशन क्या होता है, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल ट्रिक के साथ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मान लो जैसी पीरियोडिक टेबल वैसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लास्ट सॉलिड स्टेट, ये बेटा जेई एडवांस के लिए है, ठीक है, मेंस में इसका कोई योगदान नहीं, हटा दिया सिलेबस से, मेंस में तो एडवांस में है, तो एडवांस के हिसाब से आप देखेंगे तब हिसाब से सॉलिड स्टेट को आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर कमिंग physical done, yes my dear boys and girls, physical is done, we are coming to organic, किसके, 12th का, क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। इसके अंदर अगर पूछा जाता है तो देखो मैं बताऊं कौन कौन सी रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, वापस से वही वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है ना, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना, ये किन किन रिएजेंट से हम लोग यूज करते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन में ये पूछा ही जाएगा। हेलो एरीन में अगर देखा जाए तो एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें समझनी पड़ेगी कैसे इसके अंदर होता है, ये आपको आना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कोहल फिनॉल ईथर में अगर हम जाते हैं तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर बेटा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, एक तो मिलेगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और अल्कोहल से ROH से आप जो भी इसकी केमिकल रिएक्शन, आपको करना क्या है, एक तो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या रिएक्शन से क्या क्या बन सकता है। अगर आपने जीओसी पे कमांड कर रखी तो इनको पढ़ने में भी आसानी रहती है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको कवर अप करके तो जाने ही पड़ेंगे, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड कीटोन में आते हैं तो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, एंड एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा अल्कोहल में एक और पॉइंट है हमारे पास, अल्कोहल का टेस्ट, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट एंड लुकास रिएजेंट, ये हमारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लीमेंशन रिडक्शन, परकिन रिएक्शन, ठीक, ये रिएक्शंस हमें पता होनी ही चाहिए। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की भी हमारे पास रिएक्शन आ जाती हैं, तो ये तो सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, अगर आपने कार्बोनिल कर लिया ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो वन सेटिसन दिस इज आल्सो डन। एमीन के अंदर एमीन का टेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमीन का टेस्ट, ठीक है ना। बेंजीन से एक और रिएक्शन आ जाती है, इसके अलावा बेंजीन से C6H6 से C6H5 N2 प्लस Cl माइनस, ये कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी,
एनिलीन के ऊपर, जैसे बेंजीन के ऊपर एमीन आ जाता है तो एनिलीन कहते हैं। एनिलीन की कौन कौन सी रिएक्शन हो जाती है, कहां पर होगी, ऑर्थो पे, पैरा पे, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। अगर आपने ये एरीन वाला काम करा है ना तो आपका ये काम आसान हो जाएगा, है ना, एमीन के अंदर। आगे चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर, सभी की स्ट्रक्चर, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, ये सब की स्ट्रक्चर क्या है ना, स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर हमारे इंपॉर्टेंट है। एंड पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, टेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का टेस्ट क्या क्या होगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो मतलब ये मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल के अंदर। पॉलीमर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट तो हैं ही, ठीक है। पॉलीमर के अंदर अगर मैं बोलूं कि नाइलॉन 6 पीवीसी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या कैसे बनते हैं, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नाउ पी ब्लॉक, भाई साहब 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, यस 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पी ब्लॉक के सर, इतना बिल्कुल। केमिकल रिएक्शंस आती है, केमिकल रिएक्शंस या ऑक्सी एसिड्स, सिलिकेट्स, ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं इनसे, पी ब्लॉक करना ही पड़ेगा, सारे के सारे ग्रुप, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो डी एफ ब्लॉक भी बेटा इंपॉर्टेंट है ही, करना तो है ही है। केमिकल रिएक्शंस एंड कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे मात खाते हैं लोग बाग। डी एंड एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कई बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो मात खा जाते हैं भाई साहब वहां पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, पूछा जाता है डायरेक्ट, अभी भी इस साल भी पूछा गया डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन, तो कॉन्फ़िगरेशन से ही पूछ लिया। और बताइए, तो कॉन्फ़िगरेशन करना है भाई साहब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसके अंदर इसका नॉमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। और इसके अलावा बात करें आपके पास इसकी वीबीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है सीएफटी, भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएफटी, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर सीएफटी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। और सीएफएसई कैलकुलेशन, ये सीएफटी के हिसाब से सीएफएसई कैलकुलेशन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन, ये सब पता होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा। और बायो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, जैसे विटामिन बी 12 में कौन सा मेटल होता है, आपका क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है ना, ये सारे आपको बिल्कुल ध्यान करने पड़ेंगे। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर OH- S-2 है ना, Cl- इन रेडिकल्स का पूछता है, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस जनरली जेई एडवांस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये 3 चैप्टर बिल्कुल हमारे पकड़ में होने चाहिए। तो बेटा ये मतलब हमने आपको 11th एंड 12th के हिसाब से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, और आई होप सो कि अगर आप लोग इन सभी को कर लेंगे तो मतलब यू गाइस विल बी, आई मीन टू से सर, हाईली कॉन्फिडेंट। ये सभी लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आगे के क्वेश्चन भी करने में इनको हेल्प भी मिलेगी, क्या बोलते हैं सर। यस सर। बच्चों देखो, ये जो टॉपिक बताया गया ऐसा नहीं कि इसके पार्ट कोई इंपॉर्टेंट होगा, मैं ये बता रहा हूँ, हम लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यहाँ से हर साल क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। जैसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें बताया नहीं था सर, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये टॉपिक वो टॉपिक बताया गया जहां से क्वेश्चन हर साल बने हैं। तो कुछ जैसे सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस नहीं किया था, सिस्टम से क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन कहां से बनेंगे वो चीज डिसाइडेड नहीं है। जैसे मैं जब बोलता हूँ गेट, तो गेट के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आते हैं, तो वो एक पार्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो भी टॉपिक बताया गया है वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, इसके पार से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन हम लोग का ये था आज कोशिश कि हम लोग वो टॉपिक को आपके सामने लाए जहां से क्वेश्चन हर साल आए हैं। तो आप ये टॉपिक अगर एक बार कर लोगे, तो जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, टेस्ट दोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ चलो 300 में बहुत अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, तो तुम दूसरे भी टॉपिक को तैयार करने के लिए रेडी रहोगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो टॉपिक से हर साल क्वेश्चन है उसको बता दिया जाए। इसके पार्ट भी बाकी जगह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आएंगे बाकी जगह से भी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से तो मतलब अगर
अगर बच्चों ने ये टॉपिक कवर अप कर लिए तो बच्चों को एनआईटी तो पक्का ही है, और आईआईटी में भी अगर बच्चा इन टॉपिक्स को अच्छे से कर ले तो आईआईटी भी उसका पक्का हो जाएगा। क्या बोलते हैं सर? जहां तक बात है एनआईटी के बच्चों देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ है, तो डिपेंड करता है तुम्हारे कौन किस स्टेट में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये टॉपिक करते हो तो आराम से आप 60% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, 60 से 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। देखिए केमिस्ट्री में तो सर बहुत इन डेप्थ में भी बताए चीजों को, तो आप करोगे तो कहना कि 60 से 70% क्वेश्चन आप कर लोगे। और मैथ्स में भी हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैथ्स के अंदर भी बता दिया जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। जिनके मार्क्स 100 भी नहीं आ पा रहे 300 में, तो वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहते। तो ये सब टॉपिक करने के बाद आप कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं आ जाओगे। और जहां तक बच्चे एडवांस की बात है, अगर आपके मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो मेंस को फोकस करो। एक बार अच्छे मार्क्स आए तो एडवांस में भी फोकस पैरेलल करो। रीजन क्या है, एडवांस से देखो एडवांस में बहुत कम मार्क्स चाहिए अच्छा कॉलेज लेने के लिए। तो एक पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है सर, पढ़ो अगर आपको है ना टॉप 100 में रैंक लेना है। लेकिन अगर आप एक डिसेंट रैंक लेना चाहते हो, मतलब 3000 5000 6000 ऐसे रैंक, तो पूरा बुक ना भी पढ़ के कुछ पार्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ये नहीं कि बस पढ़ना है। जेईएमएस में बस पढ़ना होता है, जब बात एडवांस की करते हो तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाना होता है कुछ चैप्टर को, और उससे आप अपना रैंक बना सकते हो कि आप एक डिसेंट आईआईटी में चले जाओ। सर प्रैक्टिस के लिए पीडब्ल्यू का पंच बुक कैसा रहेगा सर? सर पंच बुक अच्छी बुक है। पंच बच्चों तैयारी करो, पंच में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दिए गए हैं, तो आप वहां से आप जरूर देखो और वहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब बच्चा अगर इन क्वेश्चंस को कर लेता है तो बच्चा हैप्पी मोमेंट रहता है क्या सर बच्चे का इन क्वेश्चंस को करने के बाद? बच्चा अगर इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को कवर अप कर लेता है अच्छे से तो बच्चा मतलब कॉन्फिडेंस और हैप्पी मोमेंट बच्चे को फील होता है। होता क्या है ना, बच्चे बहुत सारे टॉपिक कर रहे हैं, मतलब जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो बेटा आप तो मतलब टॉप रैंक के लिए तैयारी करो, मतलब आप टॉप 100 की तैयारी करो, ठीक है। ये उनके लिए था जिनके मार्क्स नहीं आ पा रहे बहुत अच्छा करने के बाद भी, वो मतलब डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछले साल का सर कोई रिपीटर होगा, वो पहले से सब कुछ करके बैठा हुआ है, वो अभी से ही क्या कर रहा है ना, पूरे फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा है, उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो उनके लिए ये टॉपिक अगर बच्चा कर लेता है तो इससे क्या होगा, एक डिसेंट मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक सर डिसेंट मार्क्स आता है बच्चा मोटिवेट हो जाता है। बच्चा मोटिवेट जब एक बार हो जाता है ना, तो बाकी चीज को भी फिर नए नए टॉपिक को लेगा। जैसे अब ये सब तो हो गया कंप्लीट, अब उसमें से और कुछ भी टॉपिक उठाएगा तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की ओर जाएगा। तो हो सकता है आज अगर वो मोटिवेट हो गया तो आने वाले जनवरी तक वो बहुत अच्छा कर जाए। तो हमारा मेन मकसद यही था कि बच्चा जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो ये टॉपिक करके एक डिसेंट मार्क्स ले ले। कॉन्फिडेंस तो सर मिलेगा, ये पता है। पर सर कई बार बच्चों को ये रहता है कि फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, मैथ्स करें, तो मैं तो बोलूंगा सर केमिस्ट्री करो। फिजिक्स को मतलब कैसे प्रोसीड करें? छोड़ देना चाहिए कि सर फिजिक्स को? नहीं नहीं सर, फिजिक्स को छोड़ ही देना चाहिए सर, क्योंकि कई बार बच्चों को फिजिक्स झिलती नहीं है सर। उसमें क्या करें बच्चे फिर, आप बताइए। देखिए केमिस्ट्री 100 मार्क्स का होता है सर, 100 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 100 मार्क्स का मैथ्स होता है। तो बस केमिस्ट्री करके कोई नंबर नहीं ला सकता ना। मेरा तो कहना एक सिंपल सा है, देखो क्या करना तो तुम्हें तीनों है, तीनों करना है। हाँ जहां तक बात सर बोल रहे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बच्चों देखो केमिस्ट्री अगर तुम मेहनत कर लिए तो पक्का है वो स्कोर में कन्वर्ट होने की सबसे ज्यादा चांस उसी में होते हैं, क्योंकि स्कोरिंग होता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी अभी क्या है, जेईई का भी पैटर्न देखोगे तो फिजिक्स में बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एडवांस की मैं बात नहीं करता, एडवांस में अपना फुल प्रूफ दिखाता है फिजिक्स, लेकिन मेंस में तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सर अभी आप देखोगे 100% 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे केमिस्ट्री कंपेरेटिव। रीजन क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चा करके जाता है, कुछ कुछ वो हो जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एक्सेप्शन वाले केस हो जाते हैं। कोई बनाना रूल, कोई रूल पता नहीं, कई सारे रूल्स है मेरे को याद नहीं आ रहे। तो एक्सेप्शन के चक्कर में वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पा रहे। लेकिन फिजिक्स में आप देखोगे ना 100 मार्क्स वाले बच्चे ज्यादा है। तो आप जो बोल रहे हो ना कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, तो सर फिजिक्स कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रेस में आगे निकलता जा रहा है। क्या सर आप कुछ भी बोले जा रहे हो? मतलब ऐसे थोड़ी होता है, केमिस्ट्री तो सर पढ़ना ही पड़ेगा, बिना केमिस्ट्री की जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती है। आप कुछ भी ऐसे कैसे बोल सकते हो? बच्चों केमिस्ट्री भी करना पड़ेगा, फिजिक्स भी करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों आपने एस कर लिया ना तो मैथ्स तो ऑटोमेटिक आपको आसान होने लगेगा। और उसके बाद पता है आपको क्या फील होने लगेगा? लेट मी टेल यू, मतलब विश्वास मानिए, आप लोग नारियल पानी में नींबू मिला के लुंगी डांस करने जैसा फील करोगे। क्या बोलते हो सर? सो दिस इज मतलब वेरी हाईली करेक्ट बच्चों। अगर आपको अपना ब्रेन ऑफ स्टेट सब कुछ अच्छा रखना है तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सो दैट इज एक और चीज क्या है बच्चों, आप अपने मार्क्स, क्या मार्क्स आप टारगेट रख रहे हो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्या मार्क्स टारगेट कर रहे हो, सेम मार्क्स आप जनवरी के बाद आके देखना। अगर जो मार्क्स आप लिखे हो और अच्छे मार्क्स को लिखना,
और आप जो मेहनत करो वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर सर आप लुंगी डांस कर लीजिएगा जनवरी में। मेरे तो अगर बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए ना, मैं तो बच्चों के साथ कैसे भी डांस करने को रेडी हूँ सर। लेकिन बच्चे मेरे मेहनत तो करें, एक बार मेहनत करें, मैं उनके लिए बिल्कुल जी जान से दिन रात रेडी हूँ सर। बच्चे बस मेहनत कर लेना एक बार, पूरे दिल से बच्चों के लिए पूरा रेडी। आप जैसे बोले, जिस टाइम जो डाउट बोले बच्चे तुरंत पूछिए, हर अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। वी आर हियर फॉर ओनली यू गाइस। सर आप भी मेरे हिसाब से अपना पूरा डेडिकेशन बच्चों के लिए देने को रेडी है। एक बार बच्चे रेडी हो जाए बस एक बार ढंग से। जरूर सर, ठीक है, रिजल्ट के बाद हम लोग भी लुंगी डांस करें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा।